यूरोप कॉन्टिनेंट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और एशिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे कंपटीशन इज़ टू हाई, तो जो बचा हुआ कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्री स्टेबलिश्ड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अब अगर वही इंडस्ट्रीज़ अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट में लगाते हैं, भारत में लगाते हैं, राजस्थान में लगाते हैं, तो जो 10 साल में जो आपका ग्रोथ आएगा वो केनिया में या अफ्रीका के कोई भी कंट्रीज़ में आप वही इंडस्ट्री स्टेब्लिश करते हैं तो वो 3 साल में आप वो अचीव कर सकते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस वहाँ पे बिजनेस में है। भारत के ऊपर चाहे मेडिसिन की बात करें, भारत में जो मेडिसिन बन रही है, इक्विपमेंट्स जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, उन पे केनिया अफ्रीका पूरा भरोसा करता है। और भारतीय आयातक वहाँ से किन किन चीज़ों को मंगा सकते हैं जो मोटे तौर पर भारत में या तो उपलब्ध नहीं है या कम मात्रा में उपलब्ध है। ऑर्गेनिक जैसे ही क्वालिटी की अपनी दालें वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा मार्केट वहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स का है जो कि यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मनी पावर के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वर्ष 1991-92 से देश में आर्थिक उदारीकरण का एक दौर शुरू हुआ। उसके साथ चला सिलसिला ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण का। विश्व के जो बाजार भारत के लिए प्रतिबंधित थे वो खुलने लगे। भारत के निर्यातकों को विश्व भर में निर्यात करने के नए मौके मिलने लगे और पिछले 35 साल के उदारीकरण के दौर में देश का निर्यात बहुत तेज़ी से बढ़ा। भारत के उत्पादकों, निर्यातकों को विश्व भर में नए अवसर मिले। विकास की अर्थव्यवस्था के वर्तमान युग में यूरोपीय और अमेरिकी देशों को मोटे तौर पर विकसित देश कहा जाता है। एशियाई देश विकासशील अर्थव्यवस्था के हिस्से माने जाते हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ को सामान्यतः पिछड़े हुए देशों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी है कि अफ्रीकन देश निवेश और व्यापार के लिहाज से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केनिया के चेयरमैन डॉक्टर सोनवीर सिंह जी। आप राजस्थान में भरतपुर से हैं, पिछले 2 दशक से केनिया में बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं और केनिया में हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। साथ ही राजस्थान की एक प्रमुख ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन आरतिया के इंटरनेशनल डायरेक्टर भी आप हैं। आज डॉक्टर सोनवीर सिंह जी का हम यहाँ स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। हम इनसे चर्चा करेंगे केनिया और अफ्रीकी देशों में भारतीय निर्यातकों और उत्पादकों के लिए क्या क्या अवसर हैं। विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा कि राजस्थान के उत्पादक और निर्यातक केनिया और अफ्रीकी देशों में क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से ये बताएं कि आपकी यात्रा भरतपुर से केनिया तक कैसे और किस रूप में प्रारंभ हुई और किस मुकाम तक पहुंची। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस चैनल में मिलाकर के अफ्रीका में क्या अपॉर्चुनिटी है उस पर बोलने का मुझे मौका दिया है। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई गॉट अ ऑनरी डॉक्टरेट इन केनिया फॉर माई बिजनेस डेवलपमेंट एंड फॉर सोशल वर्क। एज आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया मैं नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ, जो कि ऑल 170 ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल बॉडी है जो केनिया में नेशनल लेवल पे आपने सारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करती है, जिसमें सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, पूरे
जितनी भी अपनी इंडियन कम्युनिटीज़ है सब उसमें इन्वॉल्व हैं। अब मेरी बात की जाए तो मैं केन्या में 2006 में एज एक अपने जॉब के लिए गया था एज ए कंपनी CEO। उसके बाद जब अफ्रीका केन्या में जब हम गए तो वहाँ देखा तो यहाँ तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों के मन में ये सोचते थे कि अफ्रीका जाकर के क्या करना है, केन्या जाकर के क्या करना है। वहाँ जब हम वहाँ गए और देखा तो यहाँ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमने जॉब के 5 साल के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसमें बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत सारे बिजनेस ऊंचाइयाँ हासिल की, जिसमें मेरी एक इंडस्ट्री है कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री। दूसरा मेरा इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग फुटवियर में है, अपना शूज बनाते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट को केन्या पुलिस और आर्मी और सभी को हम लोग ये मेड इन केन्या शूज बना के उनको सप्लाई करते हैं। हमारी जर्नी तो बहुत लंबी है, पर आज विषय दूसरा है तो हम उस विषय पे आते हुए बात करेंगे कि केन्या में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर मैं बात करूं एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट की, अगर हम बात करें, यूरोप कॉन्टिनेंट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और एशिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे कंपटीशन इज़ टू हाई, तो जो बचा हुआ कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ और वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्री स्टेबलिश्ड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अब अगर वही इंडस्ट्रीज़ अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट में लगाते हैं, भारत में लगाते हैं, राजस्थान में लगाते हैं, तो जो 10 साल में जो आपका ग्रोथ आएगा वो केन्या में या अफ्रीका के कोई भी कंट्रीज़ में अब वही इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो वो 3 साल में आप वो अचीव कर सकते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस वहाँ पे बिजनेस में है। अब हम बात करते हैं एक सेगमेंट टाइप कि भाई एग्रीकल्चर की हम बात करें केन्या में, एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे इक्विपमेंट्स भारत से इंपोर्ट किए जा रहे हैं वहाँ पे, जो क्योंकि चाइना भी वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट पे इवन वहाँ के लोगों को भी पता चल गया है कि वो इज़ नॉट वायबल, चाइनीज प्रोडक्ट पे हम भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए अपने राजस्थान की बात करें या भारत की बात करें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि वहाँ की केन्या की गवर्नमेंट ने अभी एग्रीकल्चर में बात करें तो एग्रीकल्चर जीरो हंगर की बात वहाँ पे बात चल रही है कि हम लोग किस तरह से इंडिपेंडेंट जीरो हंगर अपने सभी जो केनियन है सबके लिए फूड प्रोवाइड करा सके। इसके लिए केनियन गवर्नमेंट इवन लैंड फ्री दे रही है। अगर कोई भी वहाँ पे करके एग्रीकल्चर में ग्रो करना चाहता है, कुछ भी स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि लैंड आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी और वहाँ पे एक सब जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, वो सारे इंपोर्ट किए जा रहे हैं और जिसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। राजस्थान भी उसमें आगे बढ़ कर के भाग ले सकता है, क्योंकि दूसरे कंट्री चाइना की अगर कंपटीटर जो हमारा है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और केमिकल्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर में है। दूसरी बात अगर एग्रीकल्चर की हम करें तो जो एग्री इक्विपमेंट्स हैं, एग्री इक्विपमेंट्स वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, तो सारे एग्री इक्विपमेंट्स यहाँ से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग अभी अगर बात करते हैं वहाँ पे अगर ग्रोइंग करते हैं, सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट है ये फ्लोरिकल्चर का। फ्लोरिकल्चर, हर्ब्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स सारा ग्रो हो रहा है केन्या में, जो कि पूरा यूरोप एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में अभी वहाँ की गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउस बना रही है बहुत बड़े लेवल पे। उनका टारगेट है कि सभी केनियंस को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड किए जाएं, जैसे कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे पीएम और मुख्यमंत्री योजना हाउस योजना चालू की थी, वैसे ही वहाँ पे अफोर्डेबल हाउस की, जो कि कंस्ट्रक्शन मार्केट इज बूमिंग देयर।
कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो पूरा स्टोन राजस्थान से एक्सपोर्ट वहाँ पे किया जा सकता है। मार्बल की बात करें, ग्रेनाइट की बात करें, तो सबसे अच्छा ग्रेनाइट और मार्बल राजस्थान से एक्सपोर्ट वहाँ पे किया जा सकता है। और कंस्ट्रक्शन मशीनरी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, पूरे इक्विपमेंट्स अपने राजस्थान से या भारत से वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। अगर हम आईटी की बात करें, आईटी में भी वहाँ पे सब कुछ मैक्सिमम अभी डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप्स है, तो अभी अकाउंटिंग हो गई, कोई भी सेक्टर ले लो आप, एजुकेशन सेक्टर ले लो, कोई फार्मिंग सेक्टर ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, सब डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। तो जो अपनी आईटी इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ पे। अगर हम बात करें अभी फार्मास्यूटिकल, फार्मा की, सो 80% फार्मा मशीन्स अपने भारत से और राजस्थान से वहाँ पे एक्सपोर्ट की जा सकती है। अभी तक अगर देखा जाए तो 45 अरब डॉलर की जैसे एक्सपोर्ट यहाँ से अपने भारत से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये अभी मार्केट खुल रहा है अफ्रीका का, केनिया का, तो ये इवन कई गुना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, अपने राजस्थान से हो या भारत से हो। ये अपने एग्रीकल्चर, अभी अगर हम सेक्टर की बात करें, दूसरे सेक्टरों में अगर हम जाते हैं, फार्मास्यूटिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, सभी इक्विपमेंट्स यहीं से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, इसमें भारत के ऊपर, चाहे मेडिसिन की बात करें, भारत में जो मेडिसिन बन रही है, इक्विपमेंट्स जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, उन पे केनिया, अफ्रीका पूरा भरोसा करता है। दूसरा सेक्टर, वहाँ से जो हेल्थ सेक्टर में जो हेल्थ टूरिज्म है, हेल्थ टूरिज्म इस बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें वहाँ से केनिया से, अफ्रीका से मैक्सिमम लोग अपने हिंदुस्तान ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर वो यूरोप जाते हैं तो वहाँ अगर कंपैरिजन सेम ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ यहाँ भारत आते हैं या राजस्थान, कहीं पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे, वो उस सेक्टर को भी अगर हम वर्क करें तो बहुत आगे ले जाया जा सकता है। अगर एजुकेशन की हम बात करें तो बहुत सारे अफ्रीका से एजुकेशन लेने के लिए, अपनी डिग्री लेने के लिए यहाँ अपने भारत आते हैं। उस सेक्टर को भी हम अगर सही तरीके से स्टेबलाइज करें तो उसको बहुत आगे ले जाया जा सकता है। मैं एक प्रश्न बीच में ये करूँगा, केनिया और अफ्रीकन देशों में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, और भारतीय आयातक वहाँ से किन किन चीज़ों को मंगा सकते हैं जो मोटे तौर पर भारत में या तो उपलब्ध नहीं है या कम मात्रा में उपलब्ध है। खासकर खाद्य वस्तुओं में या अन्य तरह की वस्तुओं के बारे में भी आप जानकारी दें, ताकि जो लोग बाहर से वस्तुएं मंगाकर यहाँ व्यापार करते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम आज देखा जाए अपने हिंदुस्तान में, अब जो दाल हम डेली खाते हैं, जो दाल की कई बार बहुत शॉर्टेज भी आ जाती है, तो वहाँ से हम लोग जो मूंग दाल बोलते हैं या तुअर दाल बोलते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट केनिया, तंजानिया, जो ऑल ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़ है, वहाँ से बहुत बड़ा इंपोर्ट किया जा सकता है, दालों का इंपोर्ट वहाँ से। और उसके कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी की बात करें तो वहाँ वर्जिन लैंड है, जहाँ पे अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज़ किए जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक जैसे ही क्वालिटी की अपनी दालें वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा मार्केट वहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स का है, जो कि यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, एवोकाडो फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो दुनिया में सबसे अच्छा फ्रूट माना जाता है, सबसे हेल्दी फ्रूट माना जाता है, जो कि एल्कलिक साइड में जाता है। एक फ्रूट अगर आप पूरे दिन में खा लो तो वो एवोकाडो खाने के बाद में अरे सारे बॉडी के न्यूट्रिशंस आपको, अब हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि यूरोप में 80% एवोकाडो यूरोप दे आर एक्सपोर्टिंग। अगर भारत का इतना बड़ा मार्केट है, उसमें अगर उस फ्रूट को हम अच्छे से अवेयर कराएं और उसकी जो बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इवन एवोकाडो ऑयल and so many benefits are there, and it can go even 100 times of import market for India.
एक प्रश्न हम ये करेंगे कि भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर जाकर इंडस्ट्रीज भी लगाना चाहते हैं। केनिया और अफ्रीकन कंट्रीज में उनके लिए किस तरह के अवसर उपलब्ध हैं? मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो केनियन गवर्नमेंट, इवन मोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन गवर्नमेंट, they are inviting all the investors to establish their factories, and they're giving a lot of benefits. Even if we talk about the manufacturing industry, the Kenyan government even giving free land to establish your industry here. And if you are manufacturing there, then they're giving taxation on all the raw material you import. There's no tax, no import duty. So that is the another benefit. It can be both export from India for manufacturing industry and then also establish manufacturing industries there. Another is the very big trade agreements with the European countries and USA. If they import from made in Kenya product to their countries, they no need to pay any import duty, so that the cost for them it will be lower. So it is a more benefit to import from Kenya. If the same product, if they import from India or China or any other country, same product, then they have to pay the duty. So that is that for developing countries, they given the some of the benefit to at least to more export from Africa. So this another thing in agriculture sector also they're giving free land to grow the any crops you can grow there. आपकी राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केनिया, राजस्थान से जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं उनको किस तरह की सहायता वहाँ उपलब्ध करा सकती है या किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जो कि हम ऑलरेडी उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरतिया को, जो अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है, जो हम मिलकर के ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं जिसमें कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है वहाँ पे, या एक्सपोर्ट करना चाहता है या इंपोर्ट करना चाहता है, सो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको सारे सर्टिफिकेशन, सारे गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, कंपनी रजिस्ट्रेशंस, टैक्सेशंस, एवरीथिंग, एंड इवन द क्लाइंट्स and even the trustworthy clients and all the search we can provide to the investor to grow their, to explore their business in Africa. And not in even the Kenya, even East African countries, 7 of the countries there is a COMESA. Internal trade, there is no taxation, no VAT, no export import duty. So don't calculate only Kenya. There is a 7 countries is equivalent to India. So it's a very big market to open for Rajasthan and for Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद सोमवीर सिंह जी। आपने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई कि राजस्थान से कोई व्यक्ति खेती करने के लिए अगर केनिया जाता है तो वहाँ की सरकार पलक पावड़े बिछाकर उसका इंतजार कर रही है और उसे ज़मीन निःशुल्क देने के लिए तैयार है। ठीक इसी तरह राजस्थान से कोई उद्योगपति निवेश कर केनिया में उद्योग लगाने का इच्छुक हो तो उसको भी केनिया की सरकार निःशुल्क ज़मीन उपलब्ध करा रही है। और उससे बड़ी बात आपने कही कि केनिया में उत्पादित वस्तुओं का यूरोपीय और अमेरिकी देशों को जो निर्यात किया जाता है उस आयात करने वाली कंपनियों के यहाँ उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। इस कारण वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और लाभकारी भी है। निवेश के भरपूर अवसरों की आपने जानकारी दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनी पावर को आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मनी पावर लोकल से ग्लोबल तक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है और उस क्रम में आज ये पहली प्रस्तुति थी जिसमें हमने बताया कि यूरोपीय देशों के अलावा किन देशों में निवेश किया जा सकता है। आज हमने चर्चा की केनिया और अफ्रीकन देशों पर। मनी पावर से जुड़े रहिए, आपको और अधिक महत्वपूर्ण, सार्थक, निवेशपरक और लाभकारी जानकारियां इस मंच से, इस कार्यक्रम से मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।